हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। इस सेशन में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। अभी तक इस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन की प्रोसेस देख ली, हमने डाइजेशन की प्रोसेस देख ली। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस। ओके, तो अभी तक हमने पिछले सेशन में क्या देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सारा फूड जो है डाइजेस्ट हो गया और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमारे थे उससे जितना भी हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। यानी कि वो पहुंच गया हर एक उस सेल में जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या इतना इनफ होता है? सिर्फ डाइजेशन करके ही हमें एनर्जी मिल जाएगी क्या? नहीं। एक्चुअली जो डाइजेशन हुआ है उसका अल्टीमेट एम था हमें एनर्जी देना, और वो मिलेगा हमें इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, तो उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ब्रीदिंग सिंपली हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन को बोलते हैं। मतलब बोले तो अगर हम सिर्फ इंस्पायर कर रहे हैं यानी कि अंदर सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सिंपली ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है फिर? तो रेस्पिरेशन है कि जो हमने खाना खाया है, जो डाइजेस्ट होके हर एक सेल तक पहुंच गया है, वहां पे जब ब्रीदिंग के बाद ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगी तो उसकी प्रेजेंस में जो खाने की बर्निंग होगी और अल्टीमेटली जो हमें वो क्या देगी, एनर्जी देगी, दैट इज एक्चुअली क्या है, हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो सिंपली हम रेस्पिरेशन को बोल सकते हैं दैट रेस्पिरेशन इज द process of releasing energy। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं किसका, एनर्जी का। तो यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी किससे, फ्रॉम फूड इज नोन एज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ब्रीदिंग क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑफ कोर्स ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रीदिंग ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हम इनहेल करके उसे एक सेल तक पहुंचाएंगे जहां तक खाने का डाइजेस्टेड फॉर्म पहुंचा है। ठीक है, तभी तो उसकी प्रेजेंस में उसकी बर्निंग होके हमें एनर्जी मिल पाएगी, राइट। तो अब हम देखते हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग तो हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि ब्रीदिंग को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग में हम फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ब्रीदिंग इज द सिंपली अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो क्या हम कह सकते हैं दैट इट इज अ फिजिकल प्रोसेस? ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन सेल तक पहुँच रही है। वहीं रेस्पिरेशन को हम बोल सकते हैं क्या, एक कि वो एक केमिकल प्रोसेस है? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रीदिंग की वजह से ऑक्सीजन सेल में पहुँची है, उसके वजह से जो बर्निंग ऑफ फूड है वो हमारा पॉसिबल हो पाएगा। तो नेक्स्ट हम ये ले सकते हैं कि इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है प्लस क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन हो रहा है। और वहीं हम रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्निंग ऑफ फूड, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या ब्रीदिंग में हमें एनर्जी मिल रही है? नहीं। तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन होगी क्या? नहीं होगी। बट इधर पे हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि इसी के प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा खाना बर्न होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एनर्जी देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग, सांस अंदर ले रहे हैं फिर सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो इनफैक्ट इसमें एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें।
ठीक है। और क्या यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये हमने देख लिया बेसिक डिफरेंस। अब इसमें एक डिफरेंस और हम ऐड कर सकते हैं कि ब्रीदिंग कहाँ हो रही है और रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है। तो ब्रीदिंग हम जो इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? लंग्स के थ्रू कर रहे हैं। तो जो हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगी? अकर्स इन लंग्स, ठीक है। ये कहाँ पे होंगी? लंग्स में होगी। वहीं अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन उस सेल के अंदर होगी जिस सेल के अंदर वो ऑक्सीजन पहुंचा है और साथ ही में वो डाइजेस्टेड फूड भी पहुंचा है। तो ये कहाँ होगी? सेल के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक हमने डिफरेंस अभी तक समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि जो ये ग्लूकोज यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का जब फाइनल ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो बना देता है हमारा क्या? ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज हमारी सेल पे भी पहुंच गया। तो वो सेल पे पहुंचने के बाद एक्चुअली हमें एनर्जी कैसे दे रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसको हम एज इट इज़ जैसे फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे उसको आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज हमें पता है कि ये एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज जो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट हमारा है वो हमारा पहुंच गया सेल के अंदर। तो ये हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। जब ये सेल के साइटोप्लाज्म में जैसे ही पहुंचता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो ये हमारा पहुंच गया कहाँ पे? इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो जैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है वहां पे ये ग्लूकोज टूट जाता है। ये बोलता है कि मैं 6 कार्बन के मॉलिक्यूल में अब नहीं रहूंगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये ब्रेक डाउन होके अब ये बना देगा आपके पायरुवेट। इसका केमिकल फॉर्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी बुक में गिवन नहीं है। जितना इनफ होगा उतना ही अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पायरुवेट एक्चुअली होता है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब क्योंकि ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 6 कार्बन है। तो अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो जब ये 6 कार्बन का 3 कार्बन में टूटेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स टूटेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुवेट के जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये कहाँ हुआ? आपके सेल के साइटोप्लाज्म में हो गया। अब क्या पायरुवेट ही एक्चुअल में मैनेजर दे देगा? नहीं। अब क्या है, जो हमने इनहेलेशन की यानी कि ब्रीदिंग की प्रोसेस की उसमें हमें ऑक्सीजन हमारा इन सेल तक पहुंच गया है। तो अब उसकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसमें आती हमारी 3 सिचुएशंस। उन तीनों सिचुएशन को हमें याद में रखना है। तो पहली तो प्रोसेस ऐसी है जो कि नॉर्मल प्रोसेस के सिचुएशन में होगा, यानी कि जहां हमें मिलेगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि प्रॉपर हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, हमारी नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंच रही है, वहाँ पे ग्लूकोज भी हमारा पायरुवेट में टूट रहा है। उसके बाद जब उसको ऑक्सीजन मिल रही है तब हमारी क्या प्रोसेस होगी वो देखेंगे। तो इस सिचुएशन में जो ग्लूकोज है वो टूट के हमारा बना देता है CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ढेर सारी एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेल के अंदर पहले ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अब ये प्रोसेस हुई कहाँ? तो ये प्रोसेस हुई आपके पावर हाउस ऑफ द सेल। यस, इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो गई आपकी ये वाली प्रोसेस। अब कुछ सिचुएशन ऐसी भी रहती हैं जैसे यीस्ट के केस में, वहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की, उसमें क्या होता है अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब बिल्कुल भी ऑक्सीजन अगर उसको नहीं मिल रही है, तब क्या होगा? तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, यानी कि एथेनॉल बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एथेनॉल प्रोडक्शन होगा। प्लस क्या सिर्फ एथेनॉल बनेगा? नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, प्लस यहाँ पे
एनर्जी भी रिलीज होगी। तो ये हमने बात करी किसके केस में, यीस्ट के केस में। तो ये कहाँ होगा, इन यीस्ट। ठीक है, आपसे कोई भी हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली सिचुएशन कहाँ आ रही है, यीस्ट सेल में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से, और आपके क्या क्या आउटकम्स आएंगे वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल रही है बट उतनी इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जैसे कि एक्सरसाइज, जब एक्सेसिव एक्सरसाइज आप करते हैं या आप रनिंग कर रहे हैं या आप ट्रैक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप हाफना शुरू करते हो, है ना, आपकी सांस फूलने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उसे इनफ ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। तो इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हम फटाफट और सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके, ज़्यादा बर्निंग ऑफ फूड हो, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हमें जब बर्निंग ऑफ फूड होगी तभी हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो उस सिचुएशन में सेल्स तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अब इन किन सेल्स की बात कर रहे हैं हम, मसल सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मसल सेल्स में क्या होगा, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो हम फटाफट सांस लेने लगते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में तीसरी सिचुएशन आती है हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, जहां इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा रिजल्ट क्या आता है, इस सिचुएशन में हमें एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी, बट थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं। क्या पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ऑक्सीजन कम मिल रहा है, एक्सेसिव इसी तरीके की प्रोसेस जब चल रही है, तो यहाँ पे बनता है आपका लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। यही वो लैक्टिक एसिड है जिसके एक्यूमुलेशन के वजह से, यानी कि जिसके इकट्ठा होने के वजह से वहाँ पे पेन या क्रैम्प फील होते हैं। इसीलिए आपको हॉट वाटर बाथ या फिर मसाजिंग प्रेफर की जाती है, ताकि उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। तो उसके बाद जो क्रैम्प्स है, लैक्टिक एसिड बनना है, वो ना बन के अब ये वाली प्रोसेस होनी शुरू हो जाए, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनेगा, वो इकट्ठा होगा तो प्रॉब्लम आएगी, यानी कि क्रैम्प्स होंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो क्रैम्प्स हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज या फिर इन सब चीज़ों के बाद जो क्रैम्प्स आते हैं वो क्यों आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, क्रैम्प्स आएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अभी तक हमने इतनी बात कर ली। अब हम कुछ बेसिक डिफरेंस देखते हैं। आपने सुना होगा एक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, एक एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब एरोबिक से आप क्या समझते हैं, एनारोबिक से क्या समझते हैं? रेस्पिरेशन एक्चुअल में हमारे दो टाइप के हैं। जितना अभी तक हमने पढ़ लिया, अब उससे हम एटलीस्ट ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होती है। तो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है तो हम उसको बोलते हैं एनएरोबिक, और जब वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एक हो गई हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक, एन मतलब यहाँ पे एब्सेंट है, मतलब ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो इससे हमें ये चीज़ भी पता चल गई। अब हमने अभी बात करी थी कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड होगा तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें एनारोबिक की, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम, जिसके वजह से पार्शियल ब्रेकडाउन होगा या कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। और कंप्लीट ब्रेकडाउन अगर नहीं होता है तो हमें क्या होगा, हमें एनर्जी जो है कम मिलेगी। और फिर हमने बात करी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो कहाँ रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ द सेल में हो रहा है। वहीं एनारोबिक की प्रोसेस दो सिचुएशन में हमने देखी। एक देखी हमने यीस्ट सेल में, जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीजन की एब्सेंस थी। और वहीं हमने देखा दूसरी सिचुएशन में, कहाँ पे, मसल सेल्स में, जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन था, कम था।
ठीक है। तो समटाइम्स हम जो हमारा ये लैक ऑफ ऑक्सीजन या एनारोबिक सिचुएशन है इसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यीस्ट के केस में हमने देखा एल्कोहल बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, तो उसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नाम भी दे देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें ये डिफरेंस कि ये कहाँ पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा हमने बात करी कि ये कहाँ पे होगा, इन यीस्ट सेल्स, और या फिर हम कह सकते हैं इन मसल सेल, अगर हम लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, नहीं, एरोबिक में बल्कि हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो इधर पे क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन है जिसके वजह से हमारा क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन भी हाई होगा, और यहाँ पे हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो लो होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अगर अब हम बात करें एक एंड प्रोडक्ट की, तो एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पे हमें CO2 मिला, वाटर मिला, और साथ में बहुत सारी एनर्जी मिली। ठीक है, और इस सिचुएशन में हमें मिला CO2 प्लस लैक्टिक एसिड प्लस एथेनॉल। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो है इतनी बात कर ली। अब हम इसको डायग्राम्स के थ्रू एक बार देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम डायग्राम बनाएंगे, हम थोड़ा उस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा नोज से स्टार्ट होता है, जिसमें आएंगे नॉस्ट्रिल, फिर नेसल पैसेज, उस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको देखते हैं कि हमें ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले हम ये नॉस्ट्रिल वाला पोर्शन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेसल, यहाँ पे नॉस्ट्रिल वाला पोर्शन आ गया, ये नेसल पैसेज आ गया, उसके बाद ये ओरल कैविटी, और यहाँ पे हम अंदर की तरफ को ना इसको थोड़ा ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा बल्जिंग पार्ट बनाएंगे, अभी हम देखेंगे किस तरीके से होगा। उसके बाद यहाँ से हम इसमें रिंग्स बनाते हुए नीचे को ऐसे लेके आएंगे इसको। ठीक, तो ये है, फिर ये हो जाएगा आपका 2 पार्ट में डिवाइड इस तरीके से। ये हो गए हमारे लंग्स। यहाँ पे हम बना देते हैं एक इसकी डोम शेप्ड जो है मसल। ठीक, अब ये है हमारा इस तरीके से, इसके ऊपर रिंग्स हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है, वो अभी हम देखेंगे कि किसका इतना इम्पोर्टेंट रोल क्या है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो, अब हम इसको थोड़ा यहीं से मेंशन करना स्टार्ट करते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया भी हो। ठीक है, ये हो गया हमारा नोज़, इधर हो गई आपकी नेसल पैसेज। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ये है हमारा फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स, जो कि एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। मतलब तभी बोलते हैं ना, खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, है ना, या हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका एक कॉमन पैसेज है जहाँ से एयर भी पास कर रहा है, खाना भी पास कर रहा है। तो यहाँ पे खाना जो है दूसरे ट्रैक में ना चले जाए, एयर ट्रैक में, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो ये हो गया फेरिंग्स, और जो दूसरा बल्जी पार्ट है दैट इज लैरिंग्स, यानी कि वॉइस बॉक्स हम जिसको बोलते हैं, है ना, दैट इज लैरिंग्स। ठीक है, अब हम जो ये रिंग्स बना रहे हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हमने ये रिंग्स बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो पूछा भी जाता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। इनको बोलते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब हम बात कर रहे हैं, ये जो है हमारा, ये जो दिख रहा है आपको, दैट इज अंदर से जो ये ट्रैक है पूरा, इसको हम बोलेंगे क्या, विंड पाइप। तो ये हो गया हमारा, दैट इज ट्रैकिया, इसको बोलते हैं विंड पाइप।
जैसे हमने एसोफेगस को फूड पाइप कहा था, वैसे यहाँ पे विंड पाइप है। अब जो ये पूरा पोर्शन है, यहाँ पे इसको बोलेंगे 2 ब्रोंकस में टूट गया। ये जो ट्रैकिया यहाँ से आ रहा है, ये हमारा 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो गया है। तो आपका ये भी ब्रोंकस है और जो इस साइड ये है, दैट इज ऑल्सो ब्रोंकस। ठीक है, एक इंडिविजुअल को हम ब्रोंकस बोलेंगे, 2 को हम ब्रोंकाई बोलेंगे। अब ये जो ब्रोंकस है, ये इसके आगे चल के बहुत सारे ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। किस में डिवाइड हो जाएगा? ब्रोंकाई में। ठीक है, इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे जो है बहुत सारे रूट लाइक स्ट्रक्चर, एकदम नेटवर्क बना दिया है यहाँ पे इन्होंने। ये क्या है? हमारे ब्रोंकाई। और इस पे कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से, बलून्स। ठीक है, उन बलून्स को हम क्या बोलते हैं? वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा द मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज व्हाट, तो हम बोलेंगे एल्वियोलाई। तो इनका नाम क्या है? ये है हमारे ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ये क्या है? हमारे एल्वियोलाई। तो अभी तक हमने क्या बात करी? नोज से स्टार्ट होगा, नेसल पैसेज आएगा, नेसल कैविटी, और उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज है। फिर आपका आएगा लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फिर आप बनाएंगे ये ट्यूब जो आपकी विंड पाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये पूरा कवर करेंगे हाँ उसको, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका विंड पाइप आ रहा था, ये 2 में डिवाइड हो गया। तो ये 2 में जो डिवाइड हुआ है उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। उस ब्रोंकस के फर्दर नेटवर्क्स बन गए, रूट लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल बोलते हैं। उसके बाद उसमें कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई इज द एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब इस जो नेसल पैसेज है इसमें आपको म्यूकस की लाइनिंग दिखेगी, साथ में हेयर दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको जो डर्ट है, म्यूकस उसको ट्रैप कर लेगी। ठीक है, अंदर नहीं जाने देगी। ये फिल्ट्रेशन का काम करेंगे जो हेयर हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही हैं ताकि कोई भी जो है डर्ट या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर ना पहुँच सके, बैरियर की तरह काम कर रहे हैं। फिर जो आपने O2 जो इनहेल करी है, वो O2 पहुँचेगी आपकी यहाँ से इधर। अब ये आपका कॉमन पैसेज है, लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स है, हमने ऑलरेडी पता कर लिया। फिर जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, इसके लिए आपको पूछा जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है। ये जो एयर पैसेज है ये कोलैप्स ना हो जाए। क्या ना हो जाए? कोलैप्स, यानी कि सिकुड़ ना जाए, इसीलिए ये रिंग्स इंटैक्ट रखने के लिए है उसको। तो इसका काम क्या है? टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स से इसको बचाने का काम है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रैकिया, विंड पाइप ट्रैकिया तक अंदर पहुंच गई, फिर यहाँ से ब्रोंकाई में पहुंची, फिर बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में, और फाइनली पहुंच गई इस एल्वियोलाई के पास। तो इस एल्वियोलाई का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको जूम करके कि ये कैसा दिखेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर। एल्वियोलाई बहुत सारे ब्लड वेसल से घिरा हुआ होता है। ये है स्ट्रक्चर एल्वियोलाई का, इसके पास ये है ब्लड वेसल जो घूम रही है। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन अंदर आया है वो ऑक्सीजन ये दे देगा ब्लड वेसल को, तो ऑक्सीजन आ जाएगा इधर। अब ये जो ब्लड वेसल है अपने साथ लेके आई है क्या? CO2 रिच ब्लड। तो CO2 रिच ब्लड इधर प्रेजेंट है, ये पहुँच गया इधर, तो CO2 आ गया इधर इसके पास, और ये इसने एक्सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है? जो इनहेलेशन एक्सेलेशन हम कर रहे हैं ये एक्चुअल में पॉसिबल कैसे है, इसमें डिफरेंसेस क्या है इनहेलेशन और एक्सेलेशन में, थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं। जो आपका इनहेलेशन है, इनहेलेशन में आपने अभी देखा कि एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है आपके जस्ट लंग्स के नीचे, जो कि आपके एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी को
सेपरेट करता है, ठीक है। तो जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है उसमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। जो आप जब इनहेल करते हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी बाहर को आती है, यानी कि चेस्ट कैविटी आउटवर्ड मूव करती है। और जो आपका डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जैसे ही आपने सांस बाहर ली, चेस्ट कैविटी फूली, ठीक है, बाहर आई, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा, और चेस्ट कैविटी जो ये डायफ्राम है, जो ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये हो गया फ्लैट, इस तरीके से, ठीक है। तो जो आपका इनहेलेशन के टाइम पे ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डायाफ्राम, ठीक है, ये जो डायाफ्राम है ये आपका हो जाएगा फ्लैट इस तरीके से। अब ये डायफ्राम है क्या, ये एक मस्कुलर, एक मसल है ये, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक। ये बन गया डोम शेप से फ्लैट, किसके केस में, इनहेलेशन के केस में। एक्सहेलेशन के टाइम पे जो ये फ्लैट हो रखा है, ये वापस से जैसे ही हम एक्सहेल करेंगे तो चेस्ट कैविटी अंदर की तरफ को आएगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और ये बन जाएगा वापस से क्या, डोम शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका चेस्ट कैविटी कहाँ को मूव हुई, आउटवर्ड, ठीक है। वहीं अगर एक्सहेलेशन की बात करें तो वहाँ पे जो चेस्ट कैविटी है वो जो है इनवर्ड जाएगी, ठीक। इतना हमें समझ में आ गया। यानी कि चेस्ट, अभी यहाँ पे जो डायफ्राम है वो क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वहीं इस सिचुएशन में जो डायफ्राम है वो हमारा क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, क्योंकि वो वापस से फ्लैट होके इस तरीके से डोम शेप में वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। चेस्ट कैविटी की बात कर ली हमने, आउटवर्ड मूव करी, इधर मूव कर लिया, ठीक। अब हम बात करते हैं, अच्छा, आउटवर्ड के साथ हम क्या लिखेंगे, लार्जर, ठीक है, क्योंकि आउटवर्ड हो रही है तो लार्जर होगा, बाहर को आएगी। ये रिलैक्स हो रही है एंड बिकम्स स्मॉलर। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एयर यहाँ पे अंदर आएगी और एयर यहाँ पे बाहर जाएगी, तो एयर कम्स इन एंड एयर मूव्स आउट। इतनी चीज़ आप मेंशन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं फिशेस के बारे में, कि फिशेस में, यानी कि एक्वेटिक में, ह्यूमंस में तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं फिशेस के, किसकी, रेस्पिरेशन प्रोसेस की। तो फिशेस के केस में क्या रहता है कि उनके पास तो हमारे जैसा प्रोसेस है नहीं। अब जैसे एक बहुत सुंदर सी अभी हम फिश बना लेते हैं, ये हमने बना ली, ठीक है, ये हो गया, ये इसकी आईज हो गई, यहाँ पे हमने इसका बना लिया एक गिल वाला पोर्शन, समझ लीजिए बस ये गिल है, ठीक है। इसके लो ऐसे भी बना देते हैं हम, ठीक, फिश जैसी लगनी चाहिए, है ना। तो अब क्या है, ये ले लेता है, मुंह खोलता है अपना और बहुत सारा पानी जो है अपने अंदर ले लेता है, ले लिया। अब उसके बाद ये गिल्स के थ्रू इसको बाहर छोड़ देता है, किसको, पानी को। बट ऐसे नहीं, पहले ये मुंह खोलेगा तब गिल बंद रहेंगे, फिर गिल खोलेगा तो मुंह बंद रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से पूरा पानी पहले अंदर लेता है, ठीक, और तब गिल्स बंद है। उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे इसका ब्लड है, क्या है, ब्लड, ये ब्लड है समझ लो। तो इसने ऑक्सीजन भेज दिया इसके पास, और यहाँ से ऑक्सीजन भेजने के बाद ये पानी इसने भेज दिया इस गिल्स के थ्रू फोर्सफुली बाहर। तो ये प्रोसेस है बस एक्वेटिक में। तो यानी कि क्या ह्यूमंस की तरह होता है, बिल्कुल भी नहीं, उसमें तो वैसी सिचुएशन ही नहीं है ना, उसके पास तो लंग्स है ही नहीं, इसके पास है गिल्स। तो यहाँ पे क्या करेगा, माउथ को ओपन करेगा, उसके बाद वाटर को अपने अंदर लेगा, फिर क्या करेगा, अब फोर्सफुली ये क्या करेगा, गिल्स के थ्रू माउथ बंद कर देगा, फोर्सफुली गिल्स के थ्रू वाटर को बाहर भेज देगा, और ऑक्सीजन जो उसने निकाली है वाटर में से वो भेज देगा ये ब्लड के पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो वैसे हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। तो जो रेस्पिरेशन होता है इन केस ऑफ प्लांट्स, हमें पता है कि एक स्पेशलाइज्ड एक ऑर्गन है इसके पास, ऑर्गन ही कह सकते हैं हम उसे, जो मैं बना रही हूँ आपको गेस करना है कि क्या है। ऑब्वियसली ये क्या है, हमारे गार्ड सेल्स, और ये हमने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया थोड़ा स्टोमेटा का, ठीक है। तो ये जो स्टोमेटा है ये कब ओपन रहते हैं, कब क्लोज रहते हैं, हमने बात करी थी ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करनी है प्लांट्स को, तो स्टोमेटा रहेगा ओपन। तो अब क्या है, डे टाइम का और नाइट टाइम का दोनों का सिनेरियो हम देखते हैं, ठीक है। डे टाइम पे हमारा जो है
CO2 भी हमारा बाहर निकल रहा है, ये रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं। जैसे सांस तो ये दोनों टाइम ले रहे हैं, मतलब इन्होंने रेस्पिरेशन किया। कब किया? दिन में भी किया, रात में भी किया, है ना, दोनों टाइम रेस्पिरेशन ये कर रहे हैं। ठीक, तो रेस्पिरेशन जब करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, ये CO2 बाहर भेजेंगे और O2 को अंदर लेके आएंगे। ये मैंने आउट के लिए बताया है, ये इन के लिए बताया, कम ज़्यादा के लिए नहीं बताया, ये याद रखना है। ठीक है, और ये जो रेस्पिरेशन है वापस से यही करेंगे, CO2 बाहर छोड़ेंगे, O2 को अंदर लेंगे। रेस्पिरेशन में तो ऐसे ही होता है। बट रात के टाइम पे सनलाइट नहीं है। रात के टाइम पे अगर सनलाइट नहीं है तो क्या होगा? सनलाइट नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पर डे के टाइम पे सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट आ रही है, तो इन्होंने कर ली फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस इन्होंने की तो जो ये ऑक्सीजन है इनके पास, कौन सा ऑक्सीजन जो इन्होंने लिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाला जो ये बाहर छोड़ रहे हैं, ये इसी को अपने फोटोसिंथेसिस में कर लेंगे यूज़। ठीक है, यूज़ कर लिया इन्होंने फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस के बाद इन्होंने फाइनल अब क्या दे दिया, इन्होंने वापस से उसको दे दिया O2। यानी कि जो अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट इनके पास आया दिन के टाइम पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, पर रेस्पिरेशन में जो बाहर CO2 निकल रहा है उसको ये ऑटोमेटिकली वापस से यूज़ कर ले रहे हैं अपनी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सनलाइट लेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी उसको यूज़ करके वो C6H12O6 बनाएगा और वाटर की मदद से, है ना। तो अल्टीमेट जो एंड प्रोडक्ट आ गया वो हमारा आ गया O2। ठीक, बट नाइट टाइम पे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ही जो सिर्फ है रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, क्या फोटोसिंथेसिस हो रही है? नहीं हो रही है। इसके वजह से हमसे ये बोला जाता है कि रात के टाइम पे आपको प्लांट के, ट्री के आसपास नहीं सोना है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वो CO2 हाई अमाउंट में छोड़ रहे हैं बाहर। इसीलिए आपको बोला जाता है कि वहाँ पे जो है चीज़, वहाँ पे नहीं सोना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी थी पूरी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कहाँ रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका हो रहा है प्लांट्स के केस में स्टोमेटा के थ्रू। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने बात करी सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, फिर फिशेस के केस में, फिर प्लांट्स के केस में। ह्यूमन्स के केस में हमने बोला नोज़ के थ्रू जो है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर होते हुए कहाँ पहुँचेगी? फैरिंग्स में पहुँचेगी, फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स में पहुँचेगी, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया से यानी कि विंड पाइप से होते हुए पूरा आपका जो विंड पाइप है दो में टूट जाएगा, जिसको हम ब्रोंकस बोले। फिर ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, ब्रोंक्यूल में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात करी। उसके बाद हमने देखा वो बहुत सारे ब्लड वेसल्स से घिरा हुआ है, जिससे ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सेल्स के अंदर बना हुआ है बर्निंग ऑफ फूड से कार्बन डाइऑक्साइड, और वो उसको लेके आ रहा है ताकि उसको हम बाहर छोड़ें, और जो ऑक्सीजन है वो वापस उसको लेने जा रहा है। ठीक है, लेके सेल्स के पास जा रहा है। फिर हमने बात करी इन्हेलेशन एक्सहेलेशन में कैसे मैकेनिज्म हो रहा है। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो चेस्ट कैविटी बाहर आ रही है, लार्ज हो जा रही है। एक्सहेल कर रहे हैं तो चेस्ट कैविटी अंदर इन्वर्ट जा रही है, और जो है उसका वो स्मॉलर हो जा रही है। ठीक है, और जो आपका डोम शेप स्ट्रक्चर एक मस्कुलर पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं डायफ्राम। डायफ्राम फ्लैट हो जा रहा है जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, और वापस से डोम शेप में आ जाता है जब वो हम वापस से एक्सहेल करते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने बात करी फिशेस के केस में कि वो माउथ ओपन करके पूरा क्या करेगा, अपने अंदर वाटर ले लेगा, और तब उसका जो है गिल्स बंद रहेंगे। फिर उसके बाद जब मुंह बंद करेगा फिर गिल्स के थ्रू फोर्सफुली वो वाटर को बाहर भेज देगा, और उससे ऑक्सीजन जो है अपने ब्लड में खींच के डाल देगा। इस तरीके से फिशेस में हुआ। फिर हमने लास्ट में बात करी प्लांट्स के केस में, जिसमें हमने बोला स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है साथ में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, तो अल्टीमेट जो एंड प्रोडक्ट हमारा आ रहा है वो O2 आ रहा है। बट इन केस ऑफ ड्यूरिंग दी नाइट टाइम वहाँ पे सनलाइट है नहीं, वहाँ पे इस वजह से फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रहा, वहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ CO2 एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रही है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है उसको रिवाइज करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन
तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।